हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने आपको शिल्प उद्योग, मनका और मोहरों के बारे में बताया था। अब इसका अंतिम टॉपिक है पतन, कि इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद साक्ष्य जो है, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादातर रहती है, उसके बारे में हम बताएंगे। पतन के बारे में हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे मतभेद हैं और जैसा कि हम देखते हैं कि KUR केनेडी ने कहा था प्राकृतिक आपदा आया। प्राकृतिक आपदा में सूखा भी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन आ जाएगा या किसी प्राकृतिक महामारी का कारण भी इसके अंतर्गत आएगा। जॉन मार्शल ने कहा प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता कैसे? जैसे इन्होंने मोहनजोदड़ो का जो है उदाहरण लिया कि वहाँ पे 7 परत पाए गए हैं, इस प्रकार के 7 परत। इन्होंने कहा कि यहाँ का प्रशासन इतना शिथिल था कि उस क्षेत्र में बार बार बाढ़ आया, लेकिन प्रशासन ने उसका कोई उचित उपाय नहीं किया। खुदाई में 7 स्तर मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो से। इन्होंने कहा प्रशासनिक शिथिलता के कारण ही जो है इस सभ्यता का पतन हुआ। प्राकृतिक आपदा में जैसे घग्गर नदी का जो क्षेत्र था वो सूख गया, तो लोगों ने कहा कहीं क्षेत्र बाढ़ आ गया, कहीं सूख गया। तो प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। क्या आ जाएगा इसमें? बाढ़ आ जाएगा, सूखा आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। गार्डन चाइल्ड मार्टिन ने कहा बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण में इन्होंने कहा, बाह्य आक्रमण अर्थात आर्यों की बात की कि इन्होंने बाह्य आक्रमण से इनका पतन हुआ। तो यहाँ पे जो नरकंकाल मिले थे लगभग 46-47 की मात्रा में थे। उसकी जांच जब लैब में हुआ तो पता चला कि इसमें से अधिकांश की मृत्यु जो है किसी महामारी के कारण हुआ है। लगभग 40 या 41 का जो है महामारी के कारण हुआ। तो ये इनका मत भी जो है असामान्य हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार फैला हुआ इतना बड़ा जो है हड़प्पा सभ्यता, इसका पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ होगा। अलग अलग क्षेत्रों के कारण पतन के अलग अलग रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। जो इस समय सर्वमान्य मत है वह है जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन। जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन ना तो प्रशासनिक शिथिलता से हुआ, ना तो बाह्य आक्रमण के हुआ, ना तो महामारी के कारण हुआ। किसी इतने बड़े क्षेत्र के पतन का कारण कोई एक नहीं हो सकता। जो सर्वमान्य मत क्या है? जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक कारण। मतलब जो सर्वमान्य मत है इस सभ्यता के पतन प्राकृतिक कारणों से हुआ है। अब नवीनतम विचारधारा आर्थिक कारण भी आ रहे हैं, अब उसको हम देखेंगे बाद में। सारे मेंस के टॉपिक है, लेकिन हम आपको एक ओरली जो है बता दे रहे हैं। GS में आपका नहीं पूछा जाएगा। इस टॉपिक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो साक्ष्य से आते हैं, तो हम साक्ष्य के बारे में देख लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ कहाँ से क्या क्या पाए गए, आइए देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी तट। पहला क्वेश्चन ही यही है, हड़प्पा किस सभ्यता नदी के किनारे बसा हुआ है?
रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। खोज 1826 में किसने किया? चार्ल्स मैनसन ने। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है वो विशाल अन्नागार। क्या है वो? विशाल अन्नागार। इसके बारे में हम ये देखेंगे कि इस पूरी की पूरी सभ्यता में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल रहा है वो अन्नागार ही रहा। सबसे बड़ा स्थल जो रहा हुआ है इस सभ्यता का पाया गया वो क्या है? वो अन्नागार है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ठीक, हमने क्या बताया था? सामाजिक व्यवस्था जब बता रहा था तो उसमें हमने बताया था कि ये सत्ता मातृसत्तात्मक है, क्योंकि यहाँ पे एक स्त्री के गर्भ से एक उगता हुआ पौधा दिखाया गया है। तो स्त्री की महानता का वर्णन है, स्त्री को जननी के रूप में दिखाया गया है, पालक के रूप में दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो जो महत्वपूर्ण है वो है स्त्री के गर्भ से पौधा और विशाल अन्नागार। उसके अलावा ये संघ का बना हुआ बैल, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। वृहद स्नानागार, वृहद स्नानागार के हमने बारे में बताया था कि वो कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इस दिशा में जो है कि नालियाँ होती थी, जिससे जो है पानी निकलता था, साफ सफाई होता था। तो बहुत ही धार्मिक प्रयोजनों में इसका प्रयोग किया जाता था। इसके बारे में हमने बताया था। ये बहुत पूछता है पशुपत के अंकन के मुहरे, जैसे कि ये मुहरे हो गया, पशुपत का अंकन ये मुहरा हो गया। इसके किनारे किनारे जो है 4 पशुओं का वर्णन है, जानवरों का है। हाथी, चीता, भैंस, गैंडा। इसको हम याद कर सकते हैं, एलिफेंट, टाइगर, बुफेलो और राइनोसोरस। TBR। ठीक, कौन कौन से पूछता है कि कौन कौन से पशुपत के साथ कौन कौन से जानवरों का वर्णन हुआ है? उसमें हाथी आ जाएगा, चीता आ जाएगा, भैंस आ जाएगा और गैंडा आ जाएगा। इसके बारे में TBR से हम समझ सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या रहा? कांसे की नर्तकी, वृहद स्नानागार और ये पशुपत के साथ 4 जानवरों का अंकन। इसके अलावा सड़कों पर नर कंकालों का बिखराव, सड़कों पर नर कंकालों का बिखरा हुआ साक्ष्य मिला हुआ। अगला आएंगे हम कालीबंगा। कालीबंगा एक सिंधी शब्द है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या? काली रंग की चूड़िया कालीबंगा में। ये हनुमानगढ़ राजस्थान में पाया जाता है। ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, कहाँ पाया जाता है, किस नदी के किनारे? जैसे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पे। ठीक, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो मिलान करने को आ जाएगा। ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक, और यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य है? यहाँ पे देखिए, हवन कुंड, अग्निवेदिका, जीते हुए खेत का साक्ष्य, युगल समाधि। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका हवन कुंड और अग्निवेदिका साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? वो कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला हुआ है? कालीबंगा से। हमने बताया था लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, नदियों के किनारे जुताई की जाती थी। उस समय लोहा तो था नहीं, लकड़ी से, और क्योंकि नदियों के किनारे का क्षेत्र नम होता तो आसानी से जुताई हो जाती थी। वहाँ पे खेती करते थे जब नदियाँ जो है बाढ़ के बाद जो है वापस लौट जाती थी। ये हमने बताया था, आपको याद होगा। इसके निचला हिस्सा दुर्गीकृत होता था, मतलब जितने भी उसको अपर टाउन लोअर टाउन दो उसमें बांटा गया था। अपर टाउन में संभ्रांत लोग, लोअर टाउन में जो है निचले तबके के लोग रहते थे। लेकिन यहाँ कालीबंगा में वर्गीकृत किया गया था, दुर्गीकृत किया गया था। किसको? निचले क्षेत्र को भी। और ईंटों से निर्मित चबूतरे का प्रयोग हुआ है। तो महत्वपूर्ण हवन कुंड का अग्निवेदिका, जीते हुए खेत का साक्ष्य, युगल समाधि, ये सब आप जो है कि ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका बनावली है। बनावली कहाँ पाया जाता है? हरियाणा में। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे, जो विलुप्त मानी जाती है।
यहाँ के महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या हैं? हल की आकृति खिलौने के रूप में। ठीक, यहीं से पता चला था कि हल है, तो मिट्टी का बनाया गया हल का प्रकार का एक आकृति मिला था, हमने आपको बताया था। और शैलखड़ी मिट्टी के मोहरे, अभी पिछली क्लास में हमने बताया था आपकी सर्दी के मोहरे किसके बने होते थे? शैलखड़ी मिट्टी के। ठीक, तो इसका जो महत्वपूर्ण है क्या, हरियाणा में है, सरस्वती नदी किनारे है, हल की आकृति की खिलौने के रूप में देखा गया है। ठीक, चंदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है, एकमात्र स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिला हुआ है। ऐसे पूछेगा, एकमात्र स्थल जहाँ पे वक्राकार ईंटों का प्रयोग है क्या है? चन्हू दड़ो है। और यहाँ पे मनका उद्योग, सीप उद्योग बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है। चूड़ी वगैरह भी बनाए जाते थे यहाँ पे, मनका, सीप, ये सारी चीज़ें था। तो मनका बनाने का और सीप बनाने का प्रमुख केंद्र क्या था? वो चन्हुदड़ो था। इसके अलावा हमने यहाँ बताया निचला हिस्सा भी दुर्गीकृत होता है कालीबंगा में, और चंदड़ों में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं, मतलब दुर्ग ही नहीं है। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट, लोथल गुजरात में है, बहुत पूछता है, भगवा नदी के किनारे पर है ये। अब यहाँ है गोदीवाड़ा, नाव वगैरह जहाँ पे खड़ी होती थी, वो गोदीवाड़ा बना होता था। और ये बंदरगाह भी यहाँ पे पाए जाते थे। घोड़े की लघु मृण मूर्ति, मतलब छोटे छोटे घोड़े की मूर्तियाँ बनाई गई थी। और ये युगल समाधि कई जगह पाई गई है, तो इसको आप ध्यान दीजिए। ये पूछता है धान के भूसी के साक्ष्य मिले हुए, मतलब क्या, वहाँ पे चावल का जो है साक्ष्य। एक ये हो गया आपका, भगवा नदी के किनारे है, गुजरात में है। गोदीवाड़ा बंदरगाह, प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल था। रंगपुर में चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं। कच्ची ईंटों के दुर्ग बने होते। कहाँ? कच्ची ईंटों के दुर्ग। हमने बताया है कि दुर्ग अधिकतर पक्की ईंटों के बने होते थे, लेकिन रंगपुर में जो है कच्ची ईंटों के दुर्ग जो है पाए गए हैं। चावल के भूसी के साक्ष्य पूछता है ना, रंगपुर और लोथल में चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, आप पढ़े होंगे। सुरकोटदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़े की अस्थियाँ और कलश सावधान दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सुरकोटदा में पाया जाता है घोड़े की अस्थियाँ और कलश सावधान, ये आप ध्यान दीजिएगा। धौलावीरा में जल निकासी प्रणाली बेहतर थी। यहाँ पे पीने के लिए भी जो है पानी का प्रयोग होता था नालियों से, तो इसलिए वहाँ पे उच्चतम जो है कि अपर टाउन, लोअर टाउन, मिडिल टाउन में 3 पार्टों में इसको बांटा गया था। अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन। जैसा कि हमने बताया है कि इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था, अपर टाउन और लोअर टाउन में, लेकिन धौलावीरा के क्षेत्र को 3 पार्टों में डिवाइड किया। अपर टाउन, मिडिल टाउन, लोअर टाउन, 3 भागों में बांटा गया है। जल निकासी उच्चतम की गई थी, क्योंकि इसका प्रयोग जो है जल का पीने के लिए जल का प्रयोग करते थे। इसके अलावा कोट दीजी, यहाँ पे कांसे की चूड़ियों का साक्ष्य मिला हुआ है। कांसे की चूड़ियाँ, कुछ ये महत्वपूर्ण साक्ष्य थे जो अभी तक आए हुए हैं, जहाँ से आने की संभावना बनी होती है। इसको आप देख लीजिएगा और मैप के माध्यम से आप लोग उसको बना के दर्शाइएगा। जैसे ये धौलावीरा हो गया गुजरात में, लोथल हो गया कालीबंगा हरियाणा में हो गया, बनावली राजस्थान, हड़प्पा ये रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के जोन में गया, ये सिंधु नदी के किनारे। तो आप मैप बना के इसको अगर आप करेंगे, जैसे हम प्रागैतिहासिक काल में भी आप मैप बना के चीज़ों को दर्शाइएगा कि कहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो है समझने में आसानी होगी। एक आप मैप लीजिएगा, एक मैप शीट आता है, उसमें आप जो है कि बना के दर्शाइएगा। उसके किनारे लिख दीजिएगा मोहनजोदड़ो है, किस नदी के किनारे हैं, ऐसे नदी आप इसको दर्शा दीजिएगा। सिंधु नदी है, ये रावी नदी है। तो इस प्रकार आप जो है दर्शा के प्रैक्टिस करिएगा, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है का समाप्त हो गया। और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक आपके मित्रों तक जो है कि वीडियो पहुंच सके, जो इसका लाभ ले सकें। तो अगली क्लास में हम आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताएं। इकोनॉमिक्स में अभी हमने एक ही क्लास लिया हुआ है, बेसिक इकोनॉमिक्स। अब नेशनल इनकम एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम कई वीडियो में छोटा छोटा करके पहले आपको छोटे छोटे पॉइंट जो डाउट हैं
उसको बताएंगे। उसके बाद नेशनल इनकम जो है आपको बताएंगे। धन्यवाद।